नमस्कार, मैं हूं कृपाशंकर। एजेंडा टुडे में आपका स्वागत करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। इस विचार के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हर दिन की तरह ही हम आपको ये बताएंगे और की बड़ी खबरें कौन सी हैं, साथ ही वो खबरें जो आपके दिन के एजेंडा को कारगर बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे उन ठोस मुद्दों पर जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आज दिन की बड़ी खबरें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सरकार ने अब 66 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। लाठर को डीजी क्राइम और सोनी को डीजी जेल बना दिया गया है, जबकि 8 एडीजी और 23 जिलों के एसपी भी बदले गए, यानी कि एक और बड़ा फेरबदल। वहीं दिल्ली और हरियाणा से जयपुर तक भूकंप एक बार फिर आया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 4.7 रिएक्टर स्केल की तीव्रता का ये भूकंप सामने आया। अलवर में भी इसका मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। वहीं बात करेंगे लेह की, जहां जवानों के बीच पीएम मोदी गरजे। जवानों से उन्होंने अपनी दुनिया को अपनी बहादुरी दिखाई, चीन को सख्त संदेश दिया। बोले विस्तारवाद का युग खत्म है, ये विकासवाद का समय है। वहीं बात करेंगे कोरोना को लेकर। प्रदेश में एक दिन में सामने आए 390 मरीज, जबकि जोधपुर में 57 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमण के चलते 10 मरीजों की भी मौत हुई है, यानी कि लगातार संक्रमण का जो चक्र है वो बढ़ रहा है, चाहे प्रदेश की बात हो या देश की। साथ ही राजस्थान में टिड्डियों के आतंक को लेकर भी इसका जिक्र किया जाएगा और साथ ही आसपास के जो राज्य हैं उनमें टिड्डियों के आतंक से क्या हाल इस वक्त हो रहा है किसानों का, उसका भी जिक्र करेंगे। तो यानी कि बड़ी खबरें हैं और पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ सहयोगी विश्लेषक शरद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, यानी कि एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर प्रदेश में देखने को मिला है और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। शरद जी, क्या कहेंगे आप? लगातार बैक टू बैक बड़े बड़े यहां पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इतने बड़े बदलावों का? देखिए कृपा, वेल एक्सपेक्टेड था ये। आईएएस के तबादलों की बात करें, आईपीएस के तबादलों की बात करें, काफी लंबे समय से मतलब था, चल रहा था 2-3 महीने से। अगर कोरोना नहीं आता तो माना जा रहा था कि बजट सेशन होता और बजट सेशन के बाद इस तरह की कवायद हो सकती थी जी। लेकिन ठीक है, काफी 3-4 महीने डिले हुआ कोरोना के कारण। कुछ बड़े अधिकारियों को इधर उधर भी किया गया, खासकर आईएएस वाला जो मामला है उसमें जिस तरह से फेरबदल हुए हैं उसको लेकर काफी सुगबुगाहट भी थी, चर्चाएं भी थी। काफी ऐसे उम्मीदवार जो चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए दावेदार थे वो एकदम से किनारे कर दिए गए। और जिस तरह से राजीव स्वरूप को बनाया गया चीफ सेक्रेटरी, वो अपने आप में एक अलग ही, मतलब कहते हैं कि पिछले काफी समय से इस तरह की चीजें चली आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सीनियरिटी को साइड में रखकर किसी दूसरे अफसर को, नीचे से 1-2 कैडर नीचे वाले अफसर को लगा दिया जाता है। और खास करके डीवी गुप्ता जी को जिस तरह से 3 महीने पहले सेवानिवृत्ति उनकी थी, लेकिन उसे 3 महीने पहले जिस तरह से हटा के शिफ्ट किया गया है वो भी अपने आप में एक मतलब चौंकाने वाला तथ्य है। जहां तक आईपीएस की बात करते हैं आप, तो आईपीएस में हुए हैं, एसपीस भी बदले हैं, काफी डीजी भी बदले हैं, डीजीपी की बात नहीं कर रहा, डीजी भी बदले हैं। लेकिन उसका बहुत ज्यादा मैं मतलब बड़ा फेरबदल नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं थी, सुगबुगाहट थी कि कमिश्नरेट में कहीं बदलाव हो सकते हैं, जयपुर और जोधपुर दोनों को लेकर बड़ी तगड़ी सुगबुगाहट थी और कई मामलों को लेकर इस पर लग भी रहा था, चल भी रहा था कि कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। लेकिन एक बार फिर दोनों अधिकारियों को अपने ही पद पर रखकर सीएम ने कहीं ना कहीं कहते हैं अभयदान देने की कोशिश की उनको। शरद जी, यहाँ अगर बात करें, जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने खुद ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इस प्रकार के कुछ शब्द उन्होंने इस्तेमाल इसमें किए थे। लेकिन इसके साथ ही जो खनन की बात है वो प्रदेश में लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही लगातार आपराधिक जो गतिविधियां थी अनलॉक 1 के बाद में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जरूर ये बंद रहा क्योंकि लोग घरों में थे, पर उसके बाद में तेजी से बढ़ा। तो क्या ओवरऑल लेकर भी इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ा है? क्या कोरोना में भूमिका वो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी गई है कि किसका क्या प्रदर्शन रहा? देखिए कृपा, जहां तक कोरोना में वर्किंग वाली जो बात करते हैं, जिस तरह का काम किया है, पुलिस का बड़ा सराहनीय काम था और काफी उन्होंने सजग होकर एक प्रहरी की तरह काम किया। तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा कोई मेजर इफेक्ट आया है। हाँ, बजरी खनन को लेके जिस तरह से एक बात करें हम, बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जिस तरह से एक रिश्वत वाले खेल में नाम आया, उसके बाद बजरी खनन, बजरी माफिया को लेकर भी कई नाम सुगबुगाहट में थे और सामने भी आए, एसीबी के ट्रैप भी काफी हुए। तो कहीं ना कहीं एक था कि थोड़ा सा इस अमले में फेरबदल करके
ये कोशिश की जाए कि जो वहां पे सेट हो चुके हैं काफी लंबे समय से, उन अधिकारियों को इधर उधर करने का कोशिश की है, ताकि वो ये है कि कई बार कहते हैं कि लंबे समय तक एक अधिकारी एक पद पर रह जाता है या एक एरिया में रह जाता है, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि वो मिली भगत या सेटिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो जैसा कहा जाता है। एक और आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूंगा। हर बार बात होती है जब भी प्रशासनिक बदलाव होते हैं या फिर पुलिस महकमे में बदलाव होते हैं, सरकारों में ये माना जाता रहा है कि जो पसंदीदा अधिकारी है उससे मौका मिलेगा। क्या इस बार की जो सूची इस वक्त सामने आई है आपको नजर आ रहा है, क्या वो जो बात है वो एक बार फिर से सही साबित हुई है? देखिए, मेजर जो आप फेरबदल की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एसपीज हैं या सिटी वाइज जो एसपीज की जो हम बात करते हैं, वो जरूर थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं कि बड़ी उठापटक हुई या इधर उधर किया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना कि बड़ा आमूलचूल परिवर्तन वाली बात, जैसे आईएएस की लिस्ट में थी, जिस तरह से एक साथ इतने सारे कलेक्टर्स बदले गए, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी बदल गया, तो वो चीज एक अलग थी। और इसमें मेरा ये मानना है कि प्रमुख पदों को लेकर जिस तरह की बात हो रही थी उतना परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने कहा ना सुगबुगाहट जो थी वो कमिश्नरेट को लेकर थी कि जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट में बड़े बदलाव के संकेत दिए गए थे, लेकिन लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उन्हें अवैधान मिल चुका है इसको लेकर। चलिए अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। न झुके हैं न झुकेंगे, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में लद्दाख से ये कहते हैं, यानी कि सेना का हौसला भी बढ़ा और एक बार फिर चौंका दिया प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर, लद्दाख पहुंचकर। एक बार फिर इस प्रकार का सरप्राइज, सर जी क्या कहेंगे? देखिए, सरप्राइज वाली बात मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मीडिया को अगर जानकारी नहीं है तो हम इसको सरप्राइज के रूप में ले सकते हैं जी, लेकिन प्रधानमंत्री देश का अगर कहीं जा रहा है तो बिना किसी प्री प्लानिंग या प्री प्रोग्राम के नहीं जा सकता जी। और खासकर ऐसी जगह पे जब वो जा रहे हैं जहां पे कि तनाव था, जिसको लेकर बार बार ही मांग उठ रही थी कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, तो पहली बात तो सवाल करने वालों से ये सवाल किया जा सकता है कि तनाव वाली स्थिति में सेना प्रधानमंत्री को संभालेगी या सीमा को संभालेगी? बिल्कुल, पहली चीज। तो दूसरी चीज, प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं तो उनका विदाउट प्लानिंग तो प्रधानमंत्री अपने घर के बाहर भी नहीं निकलते, तो ये कोई कहे कि चौंका दिया या अचंभित कर दिया, तो ये बड़ा मतलब मैं कहूंगा अजीब सा हास्यास्पद वाली बात है। प्रधानमंत्री वहां गए, वहां जाके सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जो कि देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो पहले भी करते आए हैं और उन्होंने किया वही। और इससे मुझे लगता है कि काफी हद तक एक कहते हैं दबाव वाली रणनीति भी बनी है और कहीं ना कहीं सैनिकों का मोरल भी बूस्ट हुआ है, ये मेरा मानना है। लगातार बात करते रहे हैं चीन के संबंध को लेकर, अमेरिका से संबंध को लेकर, अब तो नेपाल और भूटान की जो स्थिति है उनको लेकर भी चर्चा इससे पहले भी कई बार आपसे की गई। तो क्या लगता है वैश्विक स्तर के ऊपर अब भारत का जो लगातार कद बढ़ रहा है, अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में अब बड़े कदम यहाँ पर रखने होंगे, और कल जो चेतावनी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई, साफ तौर पर शब्दों में यहाँ पर कहा गया, तो आपको लगता है कि बड़े परिवर्तन की उम्मीद देश कर सकता है? देखिए, आगामी समय में देखिए बड़े परिवर्तन की आप बात करें तो देखिए हमारे जिस तरह से विदेश नीति को लेकर हम बात करें जी, तो जहां हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा है, तो वहां हम एशियन कंट्रीज में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व खोते नजर आए हैं जी। जो इंडिया और अमेरिका की जो एक आपस पर रशिया की तरफ अब की बार वापस से कुछ रशिया का सीधा सा है। रशिया पहले हमारे साथ काफी निकट था, जुड़ा हुआ था, काफी अच्छे संबंध रहे हमारे रशिया से, और रशिया का ही एक दबाव था जिसके कारण चाइना शायद 62 के बाद कभी जोर आजमाइश नहीं कर पाया हमसे, बहुत ज्यादा छोटी मोटी हुई जिसमें हमने उसे पटकनी थी। जैसे 67 की हम बात करें, सिक्किम और अरुणाचल वाली बात करें, तो हमने बड़े आसानी से उसको भगा के अपना एरिया अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल यही है कि हमने कभी भी अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे नहीं रखी। लेकिन अब जो है हम कहीं ना कहीं रशिया से कट के अमेरिका की तरफ गए, तो जिस तरह से नेपाल को भी भड़काया गया, पाकिस्तान भी बार बार उठ रहा है, जिस तरह से भूटान के थ्रू भी हमें कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, और चाइना इटसेल्फ खुद तो कर ही रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक रोल जो मैं पहले भी कहता आया हूं कि रशिया के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, रशिया हमें फेवर करता रहा, तो साउथ एशियन कंट्रीज में हमें कहीं दबाव झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज की तारीख में अगर आमने सामने की लड़ाई या सामरिक ताकत की बात की जाए, तो रशिया अभी भी एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में है, और चाइना कहीं ना कहीं उससे पीछे डरता भी है। ये है। बिल्कुल सही कहा आपने, और चाइना को अब समझना भी होगा कि पूरे विश्व स्तर पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर लगातार चीन का जो चेहरा है वो सामने आता जा रहा है, और अगर अभी वो इस प्रकार की हरकतें करते रहे, चाहे लद्दाख बॉर्डर की बात हो या फिर ओवरऑल वैश्विक स्तर पर व्यापार जगत की बात हो, तो फिर अब कड़े शब्दों में ही नहीं, आगे की कार्रवाइयों में भी जवाब मिलेगा और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। शरद जी, एक हिस्ट्री शीटर
के पास में पुलिस पहुंचने वाली होती है कार्रवाई करने के लिए, और उससे पहले उसको भनक लग जाती है कि पुलिस पहुंचने वाली है। वाकई में बहुत बड़ा मामला सामने आया और उसका नतीजा सबके सामने है, शहीद हुए पुलिस के जवान भी। ऐसी हरकतों को कैसे रोका जाए? इसमें मैं कहूंगा कृपा एक बात कि सबसे बड़ी चीज है ये मिलीभगत का खेल है जी, क्योंकि पुलिस का ऑपरेशन है तो कहीं ना कहीं लीक हुआ है। अन्यथा किसी भी हिस्ट्री शीटर के लिए कम से कम जिस तरह से खबरें आई हैं, यूपी का ये मामला है, और जिस तरह से ये खबरें आई कि घेर के 3 तरफ से घेर के गोलाबारी की गई, गोलियां चलाई गई, बम भी फेंके गए पुलिस टीम पर, तो ये अपने आप में ऐसा लग रहा है कि पहले से ही प्री प्लान्ड था ये पूरा का पूरा कि पुलिस की दबिश होने वाली है, पुलिस पकड़ने आ रही है। हिस्ट्री शीटर को मालूम था और उसने बाकायदा घेराबंदी करके पुलिस कर्मियों को मारा। अब देखना है कि यूपी में लगातार ये बात कही जाती रही है कि पुलिस की सख्ती है, मुख्यमंत्री योगी जो है वो लगातार सख्त रहे हैं हर मामलों में, तो देखना है अब कि वो इस मामले में किस तरह से एक्शन लेते हैं और किस तरह से दबाव की नीति बनती है। हर बार कहा जाता है कि सख्त रहे हैं और जो आपराधिक जो घटनाएं हैं उनको रोकने का प्रयास योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन धरातल की अगर बात करें, ना तो अपराध कम हो रहे हैं और ना ही ये बड़ी गतिविधियां रुक रही हैं, और कल के मामले के बाद में तो शायद अब सरकार को बड़ा जवाब देना भी होगा। शरद जी, बिल्कुल जवाब देना होगा, वरना जिस तरह से पुलिस का मोरल डाउन हुआ है, क्योंकि 8 कार्मिक या 8 साथियों के मरने के बाद कहीं ना कहीं एक रोष अंदर होता ही है एक टीम के अंदर। बिल्कुल, तो वो रोष बाहर नहीं आएगा तब तक परेशानी रहेगी। सरकार को समर्थन देना पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड, जैसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने सेना को फ्री हैंड दिया है, अब सेना कुछ भी कर सकती है, वैसा ही योगी जी को भी करना पड़ेगा कि पुलिस को कहीं ना कहीं फ्री हैंड देना होगा। और जो खास करके हिस्ट्री शीटर जिसने इस तरह की कार्रवाई की है उस पर एक सख्त कार्रवाई की उम्मीद जनता भी रखती है। राजनीतिक जो हलचल लगातार मानी जाती है, जो सियासी दबाव माना जाता है, इस प्रकार के जो बड़े मामले होते हैं उनमें उनकी भूमिका आप कितनी मानते हैं? देखिए, राजनीतिक मिलीभगत हिस्ट्री शीटर्स के साथ ये कोई नई बात नहीं है, और किसी प्रदेश में आप कहें इस बात को कि दोनों में तालमेल नहीं है तो ये मैं कहूंगा बड़ा हास्यास्पद सा होगा, क्योंकि चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक तालमेल हमेशा से बनता रहा है। और इस मामले में भी मुझे काफी हद तक लगता है कि पहले से प्री प्लान जो था वो एक जानकारी थी कि हाँ पुलिस दबिश देने आ रही है, गिरफ्तार करने आ रही है हत्या के मामले में। मैं संबंधित हिस्ट्री शीटर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा कोई जरूरत है ये नाम लेने की, बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से हम प्रोपोगेट ही कर रहे हैं उस आदमी को। बिल्कुल, तो पुलिस पहुंचती है, पुलिस को घेरा जाता है, पुलिस पे फायरिंग होती है, बम फेंके जाते हैं, जिस तरह की खबरें आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कहते हैं ना कि उसको क्या बोलेंगे हम उसको, कि राजनीतिक संरक्षण भी था कहीं ना कहीं, जिसके कारण इस तरह से लोग पनपते हैं, बड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, अब इन पे लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार नहीं गवा सकते हम, ना तो हमारी सेना के जवानों को, ना ही हमारे पुलिस के जवानों को। शहीद होने के लिए नहीं है ये, लंबी मेहनत और उसके बाद में लंबी प्रक्रिया के बाद में एक अधिकारी बन पाता है, एक अधिकारी मिलता है देश को, और फिर ऐसे लोगों के हाथों शहीद नहीं होंगे और लगातार कार्रवाई इनके ऊपर करनी होगी, ताकि जो बदमाश हैं इनके ऊपर खौफ लगातार बने और आपराधिक गतिविधि करने से पहले कोई भी व्यक्ति 10 बार सोचे। ऐसे कदम यहां पर उठाने की जरूरत है। पूरे देश के अंदर एक महासंक्रमण और एक प्रकार से एक महामारी जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा रही, और ये संक्रमण का जो चक्र है अभी तक नहीं थमा है। सावधानी बेहद जरूरी है। आते हैं प्रदेश पर, जहां 19,000 के पार कोरोना हो गया है, यानी कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और नए आंकड़ों की बात करें तो 390 नए मामले सामने आए कल, जो कि वाकई में गंभीर है। शरद जी, संक्रमण का चक्र रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इस प्रकार से अगर आंकड़े बढ़ते रहे वाकई में चिंता का विषय है। देखिए कृपा, हम शुरुआत देश से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जिस तरह से हम 6 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बिल्कुल, और हम उम्मीद तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उम्मीद तो एक आशा भरा शब्द होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बुरी स्थिति मैं मान सकता हूं कि विद इन 7 डेज हो सकता है हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हों संक्रमण के नाम पर। बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से हम 6.25 लाख का आंकड़ा करीबन क्रॉस कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो है रशिया को हम बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि कल जो 20,000 मामले एक साथ आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हैं। जी, जहां तक राजस्थान की बात करें तो कल 390 मामले आए, राजधानी जयपुर में भी करीब 44 के करीब मामले, 40-44 मामले करीबन औसतन ऐसे आ रहे हैं और आए भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जो संक्रमण बढ़ रहा है, पहले जो कंटेनमेंट जोन कहे जाते थे, जैसे राजधानी जयपुर की बात करें तो वॉल सिटी को कंटेनमेंट जोन में रखा जाता था और माना जाता था कि सबसे ज्यादा मरीज यहीं से आ रहे हैं।
लेकिन अब जो पिछले 15 दिन में जो आंकड़े नए आने शुरू हुए हैं, जिस एरिया वाइज जो आंकड़े आने शुरू हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो कंटेनमेंट जोन कहा जाने वाला वॉल सिटी का एरिया है, और जिसमें आप कह सकते हैं रामगंज हुआ, पुरानी बस्ती हुआ, शास्त्री नगर जो एक तरह से अटैच एरिया है, बिल्कुल ब्रह्मपुरी है, यहाँ पे मरीजों की संख्या बहुत जबरदस्त तरीके से गिरी है। मतलब वहां इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ऑल ओवर सिटी की अगर हम बात करें, जैसे 30 भी मरीज आ रहे हैं, तो वो 30 मरीज करीब 20 आउटर एरिया जो है 20, 22, 23 एरिया जो नए डेवलप हो रहे हैं, एक तरह से कहा जाए ना, कि जहां पे ये मरीज उठ रहे हैं। जैसे कल की बात करें हम, तो झोटवाड़ा में 9 मरीज एक साथ सामने आए हैं। तो अपने आप में एक नया मतलब एरिया क्रिएट होता जा रहा है। मानसरोवर में लगातार मरीज आ रहे हैं, दुर्गापुरा में लगातार मरीज आ रहे हैं, सांगानेर में लगातार, मतलब एक दो करके आंकड़ा लगातार बदस्तूर जारी है और एरिया बढ़ रहा है। शरीर जी, तो इसका मतलब ये कि इसे ऐसे भी समझना चाहिए कि लगातार पहले लॉकडाउन 4 तक पब्लिक का जबरदस्त सपोर्ट रहा और मेडिकल टीम्स भी लगातार अपनी मेहनत कर रही थी, जो कि अभी भी कर रही है। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 हुआ और अनलॉक अब 2, राहत जरूर पब्लिक को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो एक डर अपने काम के प्रति कि चलिए हमें बाहर निकलना है, बाहर काम करना है, सारी चीजें करनी है, पर वो जो राहत है ना, वो संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। देखिए, बात मैं राहत की नहीं कहूंगा, बात जरूरत की है जी। हम 3 महीने घर में रहे, हम कुछ नहीं कर पाए, नौकरियों में तनख्वाहें कटी हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाया, सूदखोरों का दबाव बढ़ रहा है, पैसा कमाने के लिए आदमी बाहर जाएगा ही। तो उसमें 5 किलो अनाज की स्ट्रेटेजी नहीं चल सकती। जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी है, वो काम करके ही ये सामान ले सकता है या ला सकता है। वो उस 80 करोड़ में काउंट नहीं होता है जो देश के प्रधानमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। तो ये आदमी सड़क पे निकला है या अपने काम के लिए निकला है, इन्फेक्टेड हो रहा है। अब आप मजबूरी देख सकते हैं कि आज ही की एक ताजा खबर हम देख सकते हैं, जोधपुर का मामला है, जिसमें सूदखोर से परेशान होकर एक पूरी दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, ये मजबूरी इस प्रकार की निकल के सामने आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी ही परेशानियां जो है, उनसे बचने की बेहद जरूरत है, ऐसे दबावों से बचने की जरूरत है। उसमें कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट, प्रशासनिक सपोर्ट भी रेगुलर चाहिए। साथ ही दिशा निर्देशों की पालना करवाने के लिए जागरूकता कैंप भी लगातार चलने चाहिए, और साथ ही बाजारों में सख्ती भी बेहद जरूरी है, ताकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जरूरत है उनकी, परेशानी है इसलिए निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क की लगातार पालना हो, और जो सैनिटाइजेशन है उसका लगातार प्रयोग करें, तो संक्रमण के चक्र में आने से बचा जा सकता है। एक और इसके साथ ही खबर का जिक्र कर लें, क्योंकि बड़ी खबर है, विधायक जो हैं वो भी कोरोना की चपेट में आए, और बात है पिलानी की। जी हाँ, पिलानी के विधायक जो इसके चक्र में आ गए, और कहीं ना कहीं मीटिंग के दौरान ये सारी जो पूरा जो चक्र का असर रहा वो देखने को मिला। देखिए, राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक मीटिंग की बात करें तो कई ऐसे मामले विवादास्पद आ चुके हैं। अभी विधायक जेपी चंदेलिया जी की आप बात कर रहे हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में भी भाग लिया जिसमें मंत्री महोदय भी मौजूद थे। तो अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उन्होंने कितनों को इन्फेक्टेड कर दिया या वो किससे इन्फेक्टेड हो गए, सबसे बड़ी चीज। लेकिन ये एक पार्टी विशेष का मामला नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष खुद माफी मांग चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर प्रदर्शन था और लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, हुजूम हो गया था, तो उसको लेकर उन्होंने खुद ने मंच से माफी मांगी। जहां तक बात करें, एक वरिष्ठ भाजपा नेता की डेथ हुई थी, उसमें एक उनके संबंधी पहुंच गए थे जो भाजपा कार्यकर्ता ही थे, और वो भी पॉजिटिव आए। तो ये कहीं ना कहीं हम ऐसा लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कानून की अवहेलना की जा रही है, कि भीड़ इकट्ठी की जा रही है। क्यों की जा रही है? कभी जन्मदिन के नाम पे, कभी किसी के देहांत के नाम पे जो की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? हर चीज एक्सपेक्ट क्यों की जाती है कि आम जनता ही करे? बिल्कुल समझना होगा कि जब जिम्मेदारी यहां पर उनके कंधों पर है और लगातार समझाइश की जा रही है, पब्लिक से लगातार अपील की जा रही है, तो ऐसे में कम से कम जो जिम्मेदार है उन्हें तो समझना होगा, उस सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। समझाने की जरूरत नहीं है। शरद जी, एक और जनता से जुड़ा मामला है, एक और विषय है, इसलिए इसको भी शामिल करते हैं कि दूध में मिलावट का एक और खेल सामने आया है सरस डेयरी में। जी हाँ, टैंकर पहुंचा और मिलावट का दूध उसमें पहुंचे। कब से वो आ रहा था, कितने लंबे समय से हो रहा था यहां मिलावट का खेल, ये बड़ा सवाल है। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये क्या है, सबसे बड़ी चीज तो जो बाहर से कलेक्शन सेंटर्स हैं जी, उस पर कई बार छापे पड़ चुके हैं। दौसा, इस तरफ की हम बात करें तो वहां से जब दूध आता है तो वहां पे मैक्सिमम टाइम ये होता है कि छापे सबसे पहले वहीं पड़ते हैं और वहां मिलावटी दूध पकड़ में आता है। इस बार सीधा जयपुर डेयरी पे एसओजी ने कार्रवाई की है, तो एक बड़ी पुख्ता जानकारी के साथ की है और मिलावट पकड़ी भी गई है। जी, तो ये सबसे बड़ा खेल कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर किस
अधिकारी या कार्मिक जो है उसका काम है, ये किसके वरद हस्त में ये काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। एसओजी ने कार्रवाई कर ली है, लेकिन मुख्य आरोपी कैसे पकड़े जाएंगे, किस तरह से पकड़े जाएंगे, ये सोचना होगा। क्या एसओजी फ्री हैंड से कार्रवाई कर पाएगी? शरद जी, यहाँ पे एक और जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी विडंबना जो नजर आती है वो यही है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। लगातार जो कार्रवाइयां होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं होती। इसी कारण से जो ये माफिया है, दूध माफिया भी अपने आप में एक बड़ा शब्द हो जाता है, जो पनप जाते हैं। देखिए, दूध माफिया तो लगातार पनप ही रहे हैं, क्योंकि जितनी डिमांड है जी उतना दूध हम राजस्थान में प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। जो कि पहले भी कई बार लगातार त्योहारी सीजन में हम बात करते हैं, मावा नकली है, दूध नकली है, उस वक्त छापे पड़ते हैं, अचानक से सीएमएचओ भी जाग जाते हैं, हमारे रसद विभाग वाला भी जाग जाता है। साल भर इस तरह की कार्रवाई कभी दिखती नहीं है, लेकिन जैसे त्योहार आते हैं वैसे ही मिठाई की दुकानों पर भी छापे पड़ रहे हैं, मावे की दुकानों पर भी छापे पड़ रहे हैं। तो मतलब ये साल भर की जो एक सतत प्रक्रिया है उसको छोड़कर ये एक त्योहार के समय में ये काम कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि डिमांड और सप्लाई की बात करें तो जितनी डिमांड है दूध की उतनी सप्लाई राजस्थान में नहीं है, फिर भी हम उसको मीट आउट कर रहे हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो अपने आप सोचने वाली बात है कि ये दूध कहां से आ रहा है। सीधा सा है, सिंथेटिक दूध भी बन रहा है, सिंथेटिक घी भी बन रहा है, कहीं पाम ऑयल का यूज हो रहा है, कहीं केमिकल का यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दबाव तो ही। अब जयपुर डेयरी जैसी जगह में अगर इस तरह का घपला हो रहा है तो एक आम इंसान क्या उम्मीद रख सकता है कि कहां से दूध लेगा, कहां से घी लेगा, कहां से मावा लेगा, कहां से पनीर लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता किसके भरोसे रहेगी फिर, अगर इतने बड़े संस्थानों से ही अगर उम्मीद नहीं की जा सके तो वाकई में फिर बेईमानी है। एक और खबर का रुख करते हैं देश भर से। ये बड़ी खबर है कि दिल्ली, साथ ही हरियाणा और जयपुर तक धरती धूज गई, भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी लगातार 6 या 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं अब तक। ये परिवर्तन क्या मानते हैं आप? लगातार इससे पहले भी कई जगहों पे भूकंप के झटके आए हैं, क्या ये बड़ा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन कहेंगे इसे? देखिए, जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट है। जिस तरह से आप देखिए, सिर्फ मैं भूकंप को नहीं जोड़ूंगा इसमें जिस तरह से ये चक्रवात और तूफान आए हैं पिछले दिनों, अम्फान है, निशंक है, तो ये कहीं ना कहीं एक आपको लगातार चेतावनी दे रहा है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ बढ़ा चुके हैं। और जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाएंगे, अब जैसे भूकंप की बात है तो सिस्मिक प्लेट में कहीं ना कहीं मूवमेंट है, जिसके कारण आप लगातार देखिए कि हमारा एनसीआर वाला जो रीजन है वहां पे लगातार भूकंप आ रहा है, जम्मू कश्मीर वाली साइड में आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ आप देखें तो कराची कई बार एपिक सेंटर बन चुका है, इसी तरह से नेपाल की तरफ भी कई बार भूकंप के झटके आ चुके हैं, काठमांडू वगैरह एपिक सेंटर रह चुका है। तो इसका कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सिस्मिक प्लेट है वो अगर मूव करती है तो उसका इफेक्ट आता ही आता है। तो हमें काफी हद तक इस चीज को देखने की जरूरत है कि अब हम किस तरह से हम इस जलवायु में हो रहे परिवर्तन को रोक सकें। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रही है, उसका इफेक्ट अंटार्कटिका तक आ रहा है कि वहां पे भी बर्फ कम होने लगी है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है धरती का, तो उसको कैसे रोका जाए? जो भूमिका है हमारी वो भी हमें समझनी होगी, यहाँ पर पर्यावरण को बचाना भी होगा। चलिए ठीक है, समय सीमित है। एक और सवाल इसमें यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा क्योंकि किसानों से जुड़ा मुद्दा है। टिड्डियों का आतंक लगातार बना हुआ है। कोटपुतली में देखने को मिला पूरा असर रात भर, और गुलाबी नगरी में तो लगातार देखने को मिल रहा है। इसके आसपास के जो जिले हैं उनपे भी असर दिख रहा है। कैसे निपटेंगे? देखिए, इसे भी एक तरह से कोरोना का साइड इफेक्ट माना जा सकता है जी, क्योंकि नॉर्मली टिड्डी का जो प्रजनन होता है वो ईरान और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होता है, वहीं से पैदा होकर ये हवा के जरिए यहाँ पे आती है। नॉर्मली ये होता था कि जब नॉर्मल कंडीशन होती थी तो ईरान उसके प्रजनन क्षेत्र में ही उसको नष्ट कर देता था, लेकिन इस बार कोरोना का इफेक्ट ईरान पे शुरुआत में बहुत तगड़ा था, तो उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, जिसका ये परिणाम है कि टिड्डियां यहाँ भारत में पहुंची हैं। और भारत में भी हम नॉर्मली उम्मीद करते थे कि राजस्थान से आगे नहीं जाती थी, जो अब यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है, गुजरात भी पहुंच चुकी है। तो ये नॉर्मली मैं मानता हूं ये कोरोना का साइड इफेक्ट है कि हमने प्राइमरीली इसके लिए तैयारी नहीं की, उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमें इतना नहीं चेताया, तो अब जो परिणाम है वो आपके सामने है। बिल्कुल, लेकिन अब भी यहाँ पर चेतना होगा, जागना होगा और लापरवाही यहाँ पर नहीं करनी होगी, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है ये जो कहीं ना कहीं कोरोना की बात जहां आपने की, इससे जोड़ा आपने इसको साथ ही, लेकिन टिड्डियों का जो हमला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये चुनौती है बड़ी किसानों के लिए भी, क्योंकि किसी एक कस्बे में नहीं है, पूरे जिले में और पूरे राज्य तक असर इसका पहुंच रहा है। और कुछ ही मिनटों में जब फसल चट हो जाती है, जो आपकी कई महीनों की मेहनत होती है, तो वाकई में दिल भी दुखता है और चुनौती भी बड़ी हो जाती है परिवार को पालने की। इसलिए प्रशासन को सहायक इसमें होना होगा। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी चर्चा पे आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। चलिए, आज के एजेंडा में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।